ओके जी, गुड इवनिंग। तो ऑडिबल हूँ ना मैं? सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग है ना अभी क्या देख रहे थे? यही है ना? तो हम लोग इसमें अभी तक यूनिट 1 है ना, और यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया है। फिर यूनिट 3 अभी हमने स्किप किया है, यूनिट 4 कर रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? तो चलिए तभी आगे इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्फीयरमैन एंड केंडाल, है ना। तो जस्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो ये आपको पहले ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक लिख सकते हो आप। तो इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। तो मेनली क्या होता है कि लेट x1 x2 xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स, है ना, विथ कॉमन PDF, मान लीजिए fx एंड CDF कैपिटल fx, ये हो जाएगा। तो x1 x2 xn आपका क्या है? IID रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF स्मॉल fx है, CDF कैपिटल fx है। सो हम क्या करते हैं? सो वी डिफाइन x1, जिसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। एंड क्या रिप्रेजेंट करता है ये? सो दिस इज मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, यही है। x2 आप डिफाइन करते हैं सेकेंड मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। जैसे बीच में XR लिख देते हैं। सो ये आरथ मिनिमम ऑफ अमोंग x1 x2, यहाँ तक आ जाएगा xn, एंड देन ये चलता रहेगा एंड में xn। सो देर आर n रैंडम वेरिएबल्स, और आप कहोगे nth मिनिमम, तो nth मिनिमम मतलब हो गया लास्ट मिनिमम, लास्ट मिनिमम मतलब मैक्सिमम, है ना। सो दिस यू नो ऑलरेडी। सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, दिस। सो हमने डिफाइन किया x1 x2 एंड दे आर कॉल्ड या तो लिख दो, वी डिफाइंड x1 x2 xn एज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। विजिबल है ना? तो ये लाइट चली गई, तो भी लाइट आई है ना। सो ओके है, कलर ठीक दिख रहा ना? तो ये हो गया ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना। तो इसको आप बोलते हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड सो ऑन। ये है आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इस तरह से डिफाइंड है। सो दे आर डिफाइंड लाइक दिस। एक मिनट।
तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन हो गया। बाद में इसका पीडीएफ सीडीएफ ये निकालते हैं, देखते हैं। सो अभी देखो आप, तो इसमें रिलेशन क्या है, इनमें अगर आप लिखेंगे तो ये जो हमने डिफाइन किया है इसको, तो ये जो x1 है लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 है ना, लेस देन इक्वल टू x4 लेस देन इक्वल टू xn। तो इस तरह से आपने, आपके पास n रैंडम वेरिएबल्स था, उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने रैंक कर दिया इससे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिस। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि, तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो सी डी एफ ऑफ आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होगा, सी डी एफ ऑफ एक्स आर, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर सी डी एफ फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एफ एक्स आर एट एक्स, मान लो इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी एक्स आर लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा कि जो आरएथ मिनिमम है, आरएथ मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना। तो x1 x2 xn, आरएथ मिनिमम जो है लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट आर ऑफ, है ना, इसका मतलब है ना, x1 x2 x, आर नंबर्स होंगे ना, तो कम से कम आर तो ऐसे होंगे, आरएथ मिनिमम लेस एटलीस्ट आर ऑफ एक्साइज x1 x2 xn, इनमें से कम r जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू x होगा, इसका ये मतलब हुआ। और इसको फर्दर आप लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि तो रिमेनिंग क्या होगा, मोर देन x होगा, है ना। सो एटलीस्ट r ऑफ xi जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू x होगा। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिए। आगे बता पाओगे कोई, आगे क्या लिखेंगे इसको हम, कम से कम r जो है इनमें से वो लेस देन इक्वल टू x है, तो इसका मतलब ये होगा कि कितने में से, n में से। सो पहले तो इसको लिखेंगे n चूज i एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, इस पूरे की पावर होगी i, क्योंकि i नंबर होगा लेस देन इक्वल टू x, एंड रिमेनिंग, सो रिमेनिंग जो होगा एंड दैट विल बी मोर n माइनस i, एंड समेसन विल बी ओवर i फ्रॉम r टू n। कम से कम r जो होगा वो लेस देन इक्वल टू x होगा, तो इस तरीके से आप इसको ऐसा लिख पाएंगे। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला आ गया सी डी एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है सी डी एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, अब क्या करो आप, इसमें अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सी डी एफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आर की जगह 1 रख देंगे। सो इफ यू नीड सी डी एफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा इसको आप 1 माइनस सी डी एफ भी लिख सकते हैं ना, तो वैसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। अगर इसको मैं एक लाइन और लिखूं तो, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सी डी एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो
ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। अब इसमें r की जगह 1 रख दो आप, तो क्या मिलेगा? सो हम लोग r को 1 पुट कर देते हैं। सो फॉर r इज इक्वल टू 1, तो हमने r को 1 रखा। सो व्हाट विल बी CDF ऑफ, और ये इन जनरल मैं लिख रहा हूँ, चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, मिक्स्ड हो, CDF यही रहेगा, ठीक है ना। फर्दर PDF क्योंकि सिर्फ कॉन्टिन्यूस में होगा, तो हम अभी CDF की बात कर रहे हैं, तो CDF इज डिफाइंड फॉर एनी रैंडम वेरिएबल। तो अगर आप r को यहाँ 1 रख दीजिए, फिर क्या मिलेगा? अगर आपने यहाँ r को 1 रख दिया तो समेसन 1 to n चूज i p की पावर i, या मान लो ना a की पावर i b की पावर n माइनस आई। बाइनोमियल थ्योरम आप सबने पढ़ा होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। r फ्रॉम है ना 1 to n होगा, तो 1 to n है, तो अगर मैं 0 to n कर दूंगा तो टोटल सम 1 हो जाएगा, तो माइनस, और मैंने जस्ट इंक्लूड किया है 0 को, तो 0 रखेंगे i को, n चूज 0 1, तो ये 0 i को 0 रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n। तो ये CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। अगर आप r को पुट करेंगे, n पुट कर दीजिए, तो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या करो, r की जगह n रख दो। सो वेर एवर यू सी r, यू पुट r इज इक्वल टू n, तो n to n हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो n चूज n 1, दिस की पावर n, इसकी पावर 0, तो फाइनली आ जाएगा। तो जो एक रैंडम वेरिएबल का CDF है उसकी पावर n हो जाएगी। तो इन जनरल चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो या मिक्स्ड, जहाँ से भी आया हो रैंडम सैम्पल या IID, उस केस में आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने लिखा CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक दिस। और अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो फर्दर क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने डिफाइन किया कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या है, एंड देन हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। अगर आपको PMF चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको जस्ट लिखूं कि इफ मान लो x1 x2 xn आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, देन PMF ऑफ XR इज, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PMF क्या होगा, तो कैसे निकालोगे PMF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक? अगर आपको CDF पहले से पता है तो वैसे, नहीं तो आप जैसे भी कर सकते हो कि rth जो मिनिमम वैल्यू है वो x है, तो इसको अगर ये तो कई सारे तरीका है, एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ XR लेस देन इक्वल टू x माइनस XR स्ट्रिक्टली लेस देन x, ये हम अक्सर रैंडम वेरिएबल में यूज़ करते हैं। तो इसको फर्दर मैं लिखूँ, सो PMF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक कैन बी रिटर्न एज, तो ये जस्ट हो जाएगा CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट पॉइंट x माइनस CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, ठीक है। तो ये PMF हो गया अगर ये डिस्क्रीट है तो, ठीक है ना। सो अगर हमने कहा कि अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो जाके ये PMF होगा। अब ये CDF अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, नहीं तो ऐसे मैनुअली भी निकाल सकते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस हुआ तो ये मान लीजिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं, देन PDF ऑफ XR इज, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो CDF का डेरिवेटिव PDF है ना कॉन्टिन्यूस में, तो आप जस्ट डिफरेंशिएशन करो, तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता होगा। सो ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का CDF है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखिए। सो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई, डिफरेंशिएट कर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ है ना फॉर्मूला यूज होगा, तो फाइनली ये बन के आएगा n फैक्टोरियल, क्या जानते हैं आप लोग, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल CDF ऑफ x इसकी पावर r माइनस 1
1 माइनस सी डी एफ इसकी पावर n माइनस आर इंटू पी डी एफ। तो ये आरथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF है। जब आप r को 1 पुट कर देंगे, सो फॉर r इज इक्वल टू 1, तो PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सो दिस इज, जैसे फॉर्मूला लिखा रहा हूं, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। ये है, अब आपसे पूछेगा PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक निकालिए, तो इसमें r के प्लेस पे 1 रख दिए, जहां जहां r दिख रहा है यू पुट r इज इक्वल टू 1। फिर देखो क्या आता है। तो r को जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ n-1 हो जाएगा, तो बचेगा n, और r को 1 रखना, ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना ये। तो 1 माइनस सी डी एफ ऑफ x इसकी पावर n-1 इंटू पी डी एफ, चेक करना, ठीक है। फिर ऐसे ही फॉर r इज इक्वल टू n, सो PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो PDF सिर्फ कॉन्टिन्यूस में होता है, तो हम कॉन्टिन्यूस के लिए बात कर रहे हैं। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जब हम लोग PDF निकालेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे n रख दीजिए, r की जगह n रखिए, तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ n-1n, तो एक n फिर भी बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि n-1 रहेगा। एंड यहाँ पे रखेंगे तो ये बचेगा इसकी पावर n-1, और इसको पुट कीजिए तो 1 माइनस सी डी एफ, और इसकी पावर आएगी, हमने n रख दिया, नहीं आएगी ना, गायब हो जाएगा, ठीक है। इनटू आ जाएगा आपके पास PDF ऑफ x, यही है। तो फाइनली मैंने आपके लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है ये बताया। ऑर्डर स्टैटिस्टिक रैंडम वेरिएबल है, उसको ऑर्डर करना है। तो ये ब्रीफ थ्योरी है ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, कि हमारे पास n रैंडम वेरिएबल था, उसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो उसी n रैंडम वेरिएबल को आप ये समझो कि आपके पास x1 x2 xn था, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म किया x1 लेस देन इक्वल टू x2, इसी को आपने, ठीक है। तो हम बस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए जो सपोर्ट x1 x2 xn का है वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का होगा, तो सपोर्ट कॉमन रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, ट्राई करना, अभी सॉल्व तो नहीं करूंगा, आपका होमवर्क है ये। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है कि लेट x1 x2 x3 आर IID बर्नौली, मान लीजिए 1/3। तो आपसे पूछेगा देन पहला, देन फाइंड, जस्ट समझने के लिए, PMF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, PMF ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड आपको निकालना है PMF ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एंड इसका CDF भी निकाल लेना, है ना, PMF एंड CDF। तो PMF निकालोगे, CDF तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। फिर बाकी आगे तो हो जाएगा, मीन वेरिएंस निकल जाएगा ना, कि जैसे वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वेरिएंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, वेरिएंस ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर डिस्क्रीट पार्ट, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। एंड इसको इधर बुला लो। अब कॉन्टिन्यूस में यही चीज़ें लिख देते हैं। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं सॉल्व करा दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं, CSIR नेट में, है ना, गेट में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे है, मान लीजिए लेट x1 x2 x3 बी IID, अभी जस्ट आसान सा लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म 01। तो आपको फिर से यही पार्ट कॉपी करना है,
इसमें कुछ अलग नहीं है, तो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। ये सब है ना थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको थ्योरम याद है सीधा सीधा काम हो जाएगा। देन फाइंड, ठीक है, तो बस डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, एक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस। आप इसको ट्राई कीजिए और नहीं होगा तो आगे पूछिएगा। तो अभी मैंने बस आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो जो अभी हमने डिस्कस किया है वो ये वाला पार्ट जस्ट डिस्कस किया है। आगे देखते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो आते हैं एम्पेरिकल, क्योंकि ये है ना उस पर ही है। सो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन आप कहीं से भी ट्राई करने के लिए फ्री हैं, और कहीं से भी आप पूछ सकते हैं वैसा। तो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो इसको शॉर्ट में आप EDF लिखते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन EDF। अब तो इसका डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए लेट अभी के लिए मान लो ऐसा है, एंड x1 x2 xn be corresponding this be corresponding order statistics। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक वही है जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ना इन्फ्रेंस में, स्टैटिस्टिक है ना। सो ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है दैट डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर। सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो देन जो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, सो EDF इज डिफाइंड एज, EDF को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका मैं नोटेशन ऐसा ले लेता हूँ FN(x). तो ये FN जो नोटेशन है वो EDF के लिए है, आपको बस ये समझना है कि FN मैं लिख रहा हूँ मतलब EDF है। तो इसका तो एक तो ये तरीका है कि समेशन इंडिकेटर फंक्शन ओवर xi लेस देन इक्वल टू x i फ्रॉम 1 to n, ठीक है, यही है। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, अब ये इंडिकेटर फंक्शन पता है ना आपको, वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। तो इंडिकेटर फंक्शन ओवर दिस, ये इंडिकेटर फंक्शन क्या है, जैसे इंडिकेटर फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ ऐसा मान लो ये, या जैसे इंडिकेटर ओवर x लिखता हूँ तब भी ये या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू a, 0 अदरवाइज। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर फंक्शन, ठीक है, ऑन सेट a। तो यहाँ मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, तो ठीक है, मतलब वही है कि अगर ऐसा हुआ तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा। इसको फर्दर अगर आप ओपन करोगे तो ये ऐसा बनता है 0 इफ x स्मॉल x इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फिर आएगा मान लीजिए r/n इफ x इज मोर देन इक्वल टू rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन r+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एंड लास्ट में 1 आ जाएगा इफ x इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। किसी को डाउट है इसमें, देख लो एक बारी, क्लियर है ना ये। सर लेकिन इसका यूज कहाँ पे होगा, कि सेट के एग्जाम में एक इस पे क्वेश्चन तो बना था, बट अदरवाइज इसका फिर यूज कैसे होता है मतलब। तो जब क्वेश्चंस करो, अभी तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो पहले आप देखिए एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस पे, नॉन पैरामीट्रिक में ना आते हैं, गेट में नेट में सब में आया है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये एस्टिमेटर है, नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेटर है CDF का। जिन डिस्ट्रीब्यूशन में CDF अननोन होता है
जैसे अभी आपने पैरामेट्रिक इन्फेरेंस पढ़ा, उसमें क्या होता है, जब म्यू अननोन है तो आप एक्स बार से एस्टिमेट करते हो, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है आप एस स्क्वायर यूज़ करते हो। तो वैसे ही जब सी डी एफ अननोन होता है तो सी डी एफ को एस्टिमेट करते हैं हम लोग एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो आपके पास कोई डेटा सेट है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से आया, वी डोंट नो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सी डी एफ अननोन है, सी डी एफ अननोन है तो सी डी एफ को हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो आप नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस के है ना, नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेटर्स इससे कैलकुलेट होते हैं, एंड उस एस्टिमेटर के बेस से बहुत सारे आप इन्फेरेंसेस बता सकते हैं। तो वहाँ यूज़ है, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर देख सकते हैं जहाँ पे है ना नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेटर्स निकाले गए हैं, एंड देन उसके बेस से बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपको देखना होगा, दिस इज एक्चुअली, अभी हम देखेंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है सीडीएफ का, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है सीडीएफ का। तो नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस में क्या है कि वी डोंट केयर अबाउट पैरामीटर्स। जैसे पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस में क्या हो रहा था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, पैरामीटर्स अननोन था। अभी क्या होता, अभी क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ही अननोन है। सो जो एफ सी डी एफ है वो पता नहीं क्या है, वी डोंट नो व्हाट दिस सी डी एफ इज, वो सी डी एफ ही अननोन है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एस्टिमेट करते हैं, ये इसका आगे यूज होगा। ओके, थैंक यू सर। जी, तो ठीक है ना। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, एन एफ एन एक्स आपका हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है ना जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 या 1 है उसको हम बोलते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल, है ना। तो यहाँ से अभी पहले इसको लिख देता हूँ मैं, ये जो एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स है, आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ जैसे अभी मैं लिख रहा था कि अभी हमने क्या लिखा है, हमने लिखा आई ऑफ एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, तो या तो 1 होगा या 0 होगा, यही ना। 1 कब होगा, जब एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये कब होगा, जब एक्स आई मोर देन एक्स होगा। तो मैं पूछूं अगर ये जो, अगर इसको मैं बोलूं कि रैंडम वेरिएबल है मान लो, तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैंने लिखा है इसका नाम कुछ रख दें, अभी के लिए कुछ नाम रख देते हैं, आई इंडेक्स स्मॉल आई, मान लो ऐसा नाम रख दिया मैंने, ठीक है। तो ऑफ एक्स ऐसा रख दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कोई बता पाएंगे, एनीवन। सो व्हाट शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 या 1 होता है वो क्या है, बर्नौली। तो ये बर्नौली है, ठीक है ना। तो ये होगा बर्नौली विथ व्हाट, अब बर्नौली तो है, विथ पैरामीटर क्या होगा इसका। तो बर्नौली पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस यहाँ पे क्या है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीडीएफ। तो मतलब ये आ जाएगा बर्नौली विथ दिस, मतलब बर्नौली पी होता है ना, पी की जगह सीडीएफ आ गया। अब मैं इस पे अगर समेसन लगा दूं, आई एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो मतलब यहाँ पे हो गया कैपिटल आई, इंडेक्स में स्मॉल आई है, तो सम ऑफ बर्नौली क्या होता है, इंडिपेंडेंट बर्नौली हो जाएगा। तो सम ऑफ बर्नौली क्या फॉलो करेगा, ऐसे ये होगा बाइनोमियल एन कॉमा एफ एक्स, आप प्रूव कर पाओगे आगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि x1 x2 xn तो इंडिपेंडेंट था ना, क्वेश्चन में लिया था हमने कि इंडिपेंडेंट है, तो ये बाइनोमियल हो गया। और यही हमारा क्या था, यहाँ से आप ध्यान से देखो, दिस वाज दिस एक्चुअली। तो यहाँ से ये समझ आया कि ओके, तो वो जो n टाइम एफ एन एक्स है, दिस इज एक्चुअली बाइनोमियल n कॉमा एफ एक्स ऑफ एक्स। तो कई बार आपसे पूछता है कि व्हाट इज द
CDF of what is the mean of empirical distribution function, what is variance of empirical distribution function, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे फर्दर अगर मैं लिखूं इसी में, तो हमने ये कंक्लूड किया, एक मिनट, ये n था ना, सो fn हमने CDF का नोटेशन लिया है, सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जस्ट एज है ना थ्योरम लिख देता हूँ कि n fn x का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बाइनोमियल होगा विथ पैरामीटर n कॉमा एफ एक्स ऑफ x, ये है। तो बाकी जो प्रॉब्लम सीट आपको हमने दिए थे है ना, उसमें आप 1500 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू प्रोवाइड किया, आप सॉल्व कीजिए। बहुत से बच्चे बता रहे थे आंसर की गलत है, तो मैंने दोबारा दे दिया उसको बनाने के लिए लोगों को, मतलब करेक्ट करने के लिए। कुछ दिन में करेक्टेड आंसर की आपको मिल जाएगा। वो शायद आंसर ना इधर उधर हो गया होगा, तो इसलिए उसमें थोड़ा गलत दिख रहा है। हालांकि इतने क्वेश्चन मुश्किल है नहीं कि क्वेश्चन उसमें कुछ आंसर की ज़रूरत है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी 0 लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आंसर की नहीं भी है या गलत भी है, तो आपको इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए कि आप सही बता सको, है ना। तो एटलीस्ट जो बता रहे होंगे उनको पता होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, तो आप अपने पे ज़्यादा भरोसा रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमियल दिस। अब यहाँ पे अगर फर्दर मैं कंटिन्यू करूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एफ एन एक्स क्या होगा, तो बाइनोमियल एन पी का मीन कितना होता है, एन एफ एक्स, और इसको आप एन बाहर निकाल के कैंसिल कर दो। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अनबायस्ड एस्टिमेटर है CDF का। तो कहीं अगर आता है प्रूफ दैट एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ CDF, दिस इज द प्रूफ। आप पहले बस ये दिखा दो कि वो बाइनोमियल है और इससे आ जाएगा। फर्दर तीसरा अगर आपसे पूछे वेरिएंस ऑफ एन एफ एन एक्स, तो ये कितना होगा, n इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। क्यों, एन पी क्यू। अब ये n बाहर निकालोगे n स्क्वायर बन के बाहर आएगा, तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एफ एन एक्स क्या होगा, n स्क्वायर बन के बाहर आएगा, n स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा दिस अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास है एक। अब मैं आपसे चौथा पूछूं कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं वेरिएंस में n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं लिमिट, तो कितनी हो जाएगी, 0। और ये ऑलरेडी अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो आपने एक रिजल्ट कुछ दिन पहले मैंने लिखाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t मान लीजिए थीटा पे कन्वर्ज कर रही है और वेरिएंस ऑफ t 0 है, देन t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, मतलब वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो यहाँ से सिंपली ये प्रूफ हो जाएगा एफ एन एक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एफ एक्स ऑफ एक्स। मतलब कहना ये चाह रहा है दैट इज ये जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो जो एफ एन एक्स है वो अनबायस्ड भी है और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टीज बताओ, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें भी क्वेश्चन हैं ऑलरेडी, CSIR नेट गेट में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया खत्म थ्योरी में। अब इस पे आते हैं कि अब ये दो फॉर्मूला है ना, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है और केंडाल्स रैंक कोरिलेशन ना कोएफिशिएंट फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। सो बाकी आ गया ना, इसको और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें तो वो हो गया, आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे तो उससे भी आप फर्दर चाहो तो एफ एन एक्स माइनस इसका मीन अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एफ एन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो रूट एन ऊपर कर दूं, तो यहाँ पे मतलब लिखना चाहो अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ रूट एन ऊपर चलाएगा, रूट एन यहाँ रखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका,
बाई सेंटर लिमिट थ्योरम, सिंपल। ठीक है ना। सो रैंक कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल बेस्ड ऑन देयर रैंक्स रादर देन एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला जानते होंगे सब लोग, ये तो कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया, मतलब जो लोग बैच में थे उनको पता होगा। तो मान लीजिए ऐसा है कि लेट x1 y1 आपके पास पेयर डेटा है, x1 y1 x2 y2 एंड xn yn, इस तरह से है। सो वेयर जहाँ xi डिफरेंट है xj से एंड yi डिफरेंट है yj से, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। मतलब जस्ट हमारे अब स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल x1 स्मॉल x2 इस तरह से। सो ये एक आपके पास पेयर डेटा दे दिया है n। अब आप क्या करते हैं, यहाँ एक डिफाइन करते हैं। सो लेट डी आई इज डिफरेंस ऑफ रैंक, है ना। सो रैंक ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई, डिफरेंस ऑफ रैंक्स ऑफ दिस फॉर ऑल आई जो भी वैल्यूज हैं 1 2 3 n। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो देन सो मान लो रो एस, एस मतलब यहाँ ना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से एस लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 6 टाइम्स समेसन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला था। तो यही है। और बाकी यहाँ पे होता क्या है कि जो रैंक तो आप लोग जानते हैं ना, वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, तो -1 से 1 के बीच आएगी। तो ये फॉर्मूला है जब डिस्टिंक्ट है। अगर कुछ डेटा रिपीट होता है, मल्टीप्लिसिटी आती है, तो फर्दर आप यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी पे फर्दर समेसन लग जाता है ना। अगर मल्टीप्लिसिटी आएगी, मैं कह रहा हूँ विदाउट मल्टीप्लिसिटी ये है, विथ मल्टीप्लिसिटी मान लो इफ m इज मल्टीप्लिसिटी, तो उस केस में जो रो s का फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं 1 माइनस 6 टाइम्स समेसन डी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n एंड प्लस आ जाता है समेसन, क्या लिखते हैं जी एनीवन, तो एनीवन, तो यहाँ जगह समेसन m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है समेसन, और जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी उसके ऊपर समेसन हो जाएगा। जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये विथ मल्टीप्लिसिटी। आप इस पर क्वेश्चंस कीजिए, पता चलेगा। नेक्स्ट कैंडाल्स का फॉर्मूला क्या है, तो so how to find this, तो यहाँ भी सिंपल है कि ऐसा रहता है कि लेट x1 y1 x2 y2 xn yn, है ना। मतलब आपको दे रखा है b
n पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन है, तो आपको क्या फाइंड करना है? तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, केंडाल्स सो मान लो रो के लिखता हूँ ना, के फॉर केंडाल, वहाँ एस लिखा था ना, एस फॉर स्पीयरमैन, तो यहाँ पे हो गया। तो इसका होता है क्या, नंबर ऑफ कनकॉर्डेंट पेयर माइनस डिसकनकॉर्डेंट अपॉन कनकॉर्डेंट प्लस डिसकनकॉर्डेंट। बाद में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाके हो जाता है एन इंटू, क्या फॉर्मूला आता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो फर्दर टू टाइम सी माइनस डी अपॉन एन इंटू एन माइनस वन। अब ये कनकॉर्डेंट डिसकॉन्कॉर्डेंट क्या होता है, तो होता क्या है ना, मान लीजिए आपने डेटा को एक्साइज वाई आई के एक साथ लिख दिया, जैसे ये देखो। सो अगर मान लो एक्स वन एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, और वाई टू भी लार्जर है एक्स वाई वन मतलब वाई वन से, तो ये एक्चुअली बोलेंगे कनकॉर्डेंट, ना दोनों इंक्रीज कर रही है। डिसकॉन्कॉर्डेंट में ये है कि वैल्यू आपको देखना है, एक्स अगर बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ रही है, तो वो कनकॉर्डेंट पेयर माना जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू घट रही है, तो डिसकॉन्कॉर्डेंट है। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कनकॉर्डेंट है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो डिसकॉन्कॉर्डेंट। मतलब एक्स अगर बढ़ रहा है वैल्यू, वाई की घट रही है, तो मतलब वो डिसकॉन्कॉर्डेंट है वैसा। तो अगर एक ही डायरेक्शन दोनों डिक्रीज कर रही है तो भी कनकॉर्डेंट होगा, ठीक है ना। दोनों डिक्रीज कर रही है, दोनों इंक्रीज कर रही है, तो कनकॉर्डेंट पेयर है। और अगर अपोजिट है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो डिसकॉन्कॉर्डेंट। इस तरह से तो टोटल एन है ना है, तो आपको ईच को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू कंपेयर ईच विथ, पता है आपके, जैसे मान लो एन लोग हैं और आप हर को सबके साथ कंपेयर करेंगे, तो कितने पेयर्स बनेंगे टोटल। जैसे आप मान लो ऐसे सिचुएशन देखो ना, आप मान लो क्लास में एन पर्सन है फॉर एग्जांपल, है ना, और आप मान लो हैंड शेक कर रहे हैं, तो कितने हैंड शेक होते हैं, एन लोग हैं तो एन सी टू। एन सी टू क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। इसीलिए टोटल सी प्लस डी ये बना है, ये एन सी टू है एक्चुअली, ठीक है ना। सो टोटल एन पेयर्स हैं, सो ईच को ईच के साथ कंपेयर किया जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ जो कंपेरिजन होगा वो एन सी टू होगा, एंड दैट इज दिस। सो टोटल कॉन्कॉर्डेंट और डिसकॉन्कॉर्डेंट मिलके इतना बनाएगा, तो ये फॉर्मूला है आपके पास। सो इसके साथ इस पार्ट की थ्योरी होती है खत्म। अब मैं करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो हमने थोड़े फास्ट, कितने, तीन क्लास हुई है, थ्री क्लासेस में ये थ्योरी हमने किए हैं। अभी आई थिंक आज तीसरी क्लास है शायद ना, कल हमने एक क्लास में, अच्छा एक थोड़ा ये किया था, दूसरे क्लास में ये किया था, तीसरे में, ये चौथा क्लास हो गया ना, फोर्थ क्लास एक्चुअली आज। तो चार क्लासेस में हुई हैं, तो आज हम क्वेश्चंस करवा देता हूँ। और तो है आप लोगों के पास क्वेश्चंस इससे रिलेटेड या बाकी? अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो वी कैन डिस्कस दैट, नहीं है तो मैं कुछ भी करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम सीट ओपन करता हूँ, या कुछ डाउट है तो बताओ।
हो गया जी, कुछ नहीं है तो चलो इसमें तो मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। तो जिनके जो भी डाउट है ना ये ग्रुप में, तो बोलते क्यों नहीं भाई व्हाट्सएप पे। तुम्हें अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं फ़ोन लेके खड़ा हूँ? अच्छा, तो बताना चाहिए ना। चलो कुछ तो कर रहे हो। तो इसमें क्या है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन थीटा है? तो इसके कई सारे तरीका है ना, एटलीस्ट ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये आई थिंक जैम का ही आया हुआ है ना, शायद जैम में भी आया हुआ, जैम में ही आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, x1 x2 xn आपको दे रखा है, IID रैंडम सैंपल मतलब IID, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है रैंडम सैंपल मींस दे आर IID रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो दे आर IID पॉइसन थीटा, और आपसे पूछ रहा है कि थीटा जो है यहाँ पे वो मोर देन 0 है, जो कि अननोन है। टी आपको दे रखा है समेसन xi, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि UMVUE ऑफ इसका क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, आपको चाहिए e की पावर -2 थीटा, थीटा की पावर क्यूब, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो जैसे यूएमवी निकालने के आपने देखो हमने 3 अप्रोच हमने अभी डिस्कस किए हैं पिछले क्लासों में, है ना। एक तो था राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज कर सकते हैं, दूसरा लेमन सेफी थ्योरम, और तीसरा आपका था क्रैमर राव लोअर बाउंड वाला अप्रोच। तो 3 तरीके हैं यूएमवी निकालने के, और भी हैं इसके अलावा, तो बट ये 3 मेजर वे हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है सबसे आसान होगा राव ब्लैकवेल ना। तो राव ब्लैकवेल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो, उसको अप्लाई कर लो आप। तो उसको अगर लगाएंगे तो इसमें होता क्या है, जो आपने बताया है आपको आइडिया है। तो ये जो पॉइसन थीटा है, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। सो एक्स का जो पीएमएफ है e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फैमिली का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल फैमिली पे इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा जैसे माइनस थीटा प्लस थीटा लॉग एक्स हो जाएगा, नहीं एक्स लॉग थीटा ना, एक्स लॉग थीटा एंड माइनस लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल। ये पता है ना कैसे लिख रहा हूँ मैं, e की पावर log x इज x, तो वही अप्लाई किया।
तो इसको ई की पावर log दिस, और इसको log को खोल दिया मैंने। अब ये आपको पता होगा ये सिर्फ थीटा का फंक्शन है या सिर्फ एक्स का फंक्शन है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। तो जिन लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, तो ये कुछ वैसा है। तो यहाँ थीटा फंक्शन के साथ एक्स का जो फंक्शन है उसका समेसन, तो मेनली ये जो टी दे रखा है ना हमें, ये जो टी एक्स आई है, इसका समेसन ले लेते हैं। तो आई फ्रॉम 1 to n, जो भी थीटा के फंक्शन के साथ जो भी एक्स का टर्म होगा उसका समेसन आप ले लो, तो दैट विल बी यू दैट विल बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो ये हो गया कंप्लीट एंड सफिशिएंट, क्योंकि इसका सपोर्ट ऑलरेडी अनकाउंटेबल है। सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, अब आपको चाहिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो क्या मुझे कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर बता सकते हो इसके टर्म में? सो कैन यू फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेटर इन टर्म्स ऑफ दिस? तो आप सोचो कि ऐसा क्या लोगे, मतलब मुझे इसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए। मैं लगाना चाह रहा हूँ राव ब्लैकवेल थ्योरम, ठीक है? तो उसका स्टेटमेंट देख लो अगर याद नहीं है तो। तो आप इसको जब लगाएंगे तो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लिखूँ? नहीं, 0। तो यहाँ क्या है, ई की पावर -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब है ना जी, यही है ना, ई की -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब। तो थीटा क्यूब है, इसका मतलब 3 लेना चाहिए मुझे, है ना? देखो आपको खुद से ये आइडिया जनरेट होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए इस क्वांटिटी का। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी निकालूं जो इसके टर्म में आ जाए, इसके टर्म में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में है, जो क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पॉइसन 2 थीटा। तो पॉइसन 2 थीटा में e की पावर -2 थीटा 2 थीटा की पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही होगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो 2 का क्यूब 8/6 e की पावर -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब, और खोलोगे सो 4/3 e की पावर -2 थीटा और थीटा का क्यूब आ गया। तो ये आपको मिल गया एक्चुअली, मैं ये ढूंढ रहा था एक्चुअली। तो अभी मुझे ये मिल गया, मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर क्रिएट करना है। तो अभी मैंने इंडिकेटर फंक्शन आपको बताया था, उस तरह से क्रिएट करेंगे। तो लेट डेल्टा, एक मैं एस्टिमेटर अभी लिखता हूँ। तो 1 मत लिखो, तो कब? जब x1 प्लस x2 3 है एंड अदरवाइज। तो ऐसा क्या लोगे ताकि एक्सपेक्टेशन ये आ जाएगा, है ना? तो वैल्यू वहाँ 4/3 है, तो हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 3/4 लेना पड़ेगा, है ना? चलो 0। तो ये मैंने अपनी मर्जी से एक एस्टिमेटर क्रिएट किया, डेल्टा 3/4 लो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसकी। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मुझे यूएमवी निकालना है। यूएमवी के लिए मुझे क्या चाहिए? अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? जिसका एक्सपेक्टेशन, मान लो अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर मुझे इसका चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए ना, इस वाले का। तो एक ऐसा हमें स्टैटिस्टिक ढूंढना होगा जिसका एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आ जाए, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ठीक ठाक तो आता ही होगा, तो आप डेल्टा का एक्सपेक्टेशन निकालिए, निकाल सकते हैं इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन। तो डिस्क्रीट है ये, क्योंकि इसके सपोर्ट में 2 वैल्यू है, 0 और 3/4। तो जब आप इसको एक्सपेक्टेशन लेंगे तो 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा 3/4, तो आएगा 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 3/4 प्लस डेल्टा 3/4। डिस्क्रीट में निकालना आता ना एक्सपेक्टेशन, प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 0। ये हो गया, तो इसको ठीक से लिखो। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो डेल्टा आएगा वो आ गया 3/4 टाइम प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 3/4। और डेल्टा 3/4 कब है? जब x1 प्लस x2 3 है। सो डेल्टा 3/4 तब है जब x1 प्लस x2 आपका 3/4 है, सॉरी, x1 प्लस x2 3 है, और ये 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? सो 3/4 4/3 e की पावर -2 थीटा थीटा क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ से आ गया e की पावर -2 थीटा इंटू थीटा क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो इतना मैंने अभी लिखा है, इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछो।
इसमें हमने क्या फाइंड किया है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर। सो हमारे पास अब दोनों है, तो सिंस टी इज कंप्लीट सफिशिएंट एंड डेल्टा इज अनबायस्ड, तो आप ढंग से राव ब्लैकवेल थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, मैंने दो पार्ट में लिखाए थे, तो पार्ट 2 देखो कि जब उसमें लिखा होगा कि T1 कंप्लीट, T1 अनबायस्ड है, T2 कंप्लीट सफिशिएंट है या T कंप्लीट सफिशिएंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T इज UMVUE। तो यूजिंग राव ब्लैकवेलाइजेशन टेक्निक या राव ब्लैकवेल है ना, राव ब्लैकवेल थ्योरम, expectation of delta given t, this is UMVUE of e की पावर -2 theta cube. Now they are expecting you to find this. क्या ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाल पाओगे? चलिए, तो मुझे मतलब ये निकालना है फाइनल, तो हमारा आंसर है ये, दिस इज आर आंसर एक्चुअली, ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, तो मैं अगले पेज पे निकालता हूँ। तो हमारा आंसर एक्चुअली जो UMVU चाहिए था, तो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर अपनी मर्जी से इक्वल टू टी ले लिया ताकि स्मॉल टी के टर्म में आंसर आए, बाद में कैपिटल टी कर देंगे। तो इसको और खोलो, तो इसको ओपन करोगे तो फिर से वही डेल्टा, तो यही है, कहाँ गया डेल्टा, ये रहा डेल्टा, इसका एक्सपेक्टेशन लगाओ सिमिलर तरीके से। एक मिनट, जब तक आप लोग ये कैलकुलेट करो मैं बताता हूँ।
हुआ जी? जिनका डाउट था बताओ भाई। तनुज, कुछ कर पाए हो आप आगे? इसके आगे कर पाए कि नहीं? सिमिलर है, जैसे वैसे एक्सपेक्टेशन ये निकालना, आपको आंसर यही है, बस ये कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा 3/4, यही लिया था ना हमने? कितना लिया था? 3/4 ना, 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 गिवन टी था समेसन xi, है ना? टी क्या है? समेसन xi इज इक्वल टू टी। अब यहाँ फिर से एक थ्योरम यूज होगा, तो थ्योरम क्या है आप लोग अगर जानते होंगे। सो x1 गिवन समेसन xi इज इक्वल टू टी इज बाइनोमियल टी कॉमा, ठीक है? सो ओके, तो यह बाइनोमियल टी कॉमा, अगर ये एक है तो ये होगा लैम्बडा 1, तो मतलब लैम्बडा अपॉन एन लैम्बडा, है ना? क्योंकि ये तो आईआईटी था ना, थीटा था ना, ओके, थीटा अपॉन एन थीटा, तो ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल कर लोगे तो वही बात है। फिर अगर जैसे है आपके पास x1 प्लस x2 गिवन, ये सब थ्योरम्स हैं, ठीक है? मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ से आ जाएगा बाइनोमियल टी कॉमा, अब यहाँ दो हो गया ना, x1 प्लस x2 एक साथ है, तो ये ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 थीटा अपॉन एन थीटा, क्योंकि ये पॉइजन 2 थीटा, ये पॉइजन एन थीटा, तो ये है, मतलब थीटा थीटा कैंसिल कर सकते हो 2/n, तो यहाँ पे यही लग जाएगा। तो ये जो x1 प्लस x2 गिवन ये है t, तो ये है बाइनोमियल t कॉमा 2/n। अब बाइनोमियल में आपको लगाना 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बाइनोमियल t कॉमा 2/n में 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आ जाएगा t चूज 3 2/n की पावर 3 एंड 1 माइनस 2/n की पावर t-3, दिस इज योर आंसर। तो फाइनली जो यूएम वी यू आ गया, तो अभी आपने गिवन t लिखा था, अगर बिना गिवन t लिखते तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन जस्ट t लिखते तो आता कैपिटल T चूज 3 2/n की पावर कैपिटल 3, मतलब सॉरी 3, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2/n की पावर कैपिटल T माइनस, अब इसको खोल लोगे, ओपन करना आता है, करो। सो T चूज 3 आएगा T इंटू T-1 T-2 / 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 है, एंड ये इसको पावर एक साथ कर लो, तो 2 की पावर 3 8, n की पावर 3, इसको एलसीएम ले लो, सो n-2 की पावर t-3, और यहाँ हो गया n की पावर t-3। तो फाइनली, अच्छा आई थिंक मैंने ये मिस किया है, नहीं मतलब इसको मैं, है ना, कंटिन्यू करना पड़ेगा ना मुझे, इसको मैंने छोड़ दिया बाहर ही, तो यहाँ कंटिन्यू होगा। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है? तो यहाँ भी आता 3/4, यहाँ भी आएगा 3/4, तो फाइनली कर लो सिंप्लीफाई इसको। अब तो बता दो भाई, अभी भी कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना? तो देखो ये सब ऑलरेडी जैम के क्वेश्चंस हैं, तो आप जैम को इतना हल्के में नहीं ले सकते, स्पेशली जो लोग एमएससी कर चुके हैं, या है ना, भले आप नेट गेट की तैयारी करो, लेकिन इनका लेवल भी ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 2 और 3 मिलके 6 कैंसिल हो गया, तो बचा t इंटू T-1 T-2 इंटू n-2 की पावर t-3 अपॉन n की पावर t, और खोलना है क्या इसको? देखो ऑप्शन किस फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे। तो ऑप्शन जिस फॉर्म में हो गया जी, मतलब ओके, क्या हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी भेज दिया आपको। देखिए जो अनूप ने आपको भेजा है, इन्होंने यूज़ किया है लेमान सेफी थ्योरम, तो उससे इन्होंने किया है, और मैंने जो आपको भेजे हैं, ये मैंने जो किया वो किया है क्रैमर राव, है ना, सॉरी, राव ब्लैकवेल थ्योरम से, तो दो अलग अप्रोच हो गया। तो मैंने दूसरे तरीके से किया है, इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, तो आपको हो सकता है ये आसान लगे जो इन्होंने किया है, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है?
तो ये मैंने इस तरीके से किया है, तो आंसर क्या आया, यही आया ना, n की पावर t, इनका भी यही आया। ऑप्शन देख लो जो भी है, ऑप्शन को मैच करवाना है तो n को, अच्छा n को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ओके। तो t के साथ एक n शिफ्ट कर दिया, यहाँ फिर ये n चूज t क्या होगा, ये होता है ना t इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू। अच्छा ये आ गया ना, हाँ ओके ओके ओके, हो तो गया सी ऑप्शन। तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, यही तो है, यही तो ऑप्शन है सी आपका। सो ऑप्शन सी आपका यही है। तो चलिए आपको कम से कम दो सॉल्यूशन मिल गया ना, ग्रुप में इन्होंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन भेज दिए हैं, अनूप ने, इन्होंने जो भेजा है बी है कि, हाँ बी वाला, सॉरी सी कह रहा हूँ, बी नीचे है ना, ए बी सी डी सोच रहा है, बी ऑप्शन ना, ये बी ऑप्शन है आपका उसमें, मतलब फर्स्ट के नीचे है, तो ए बी सी डी ऐसे लिखा है, बी ऑप्शन है ना, ठीक है डन। और कुछ डाउट है किसी को, पूछिए। तो ठीक है ना, तो और कुछ क्वेरी है किसी को, कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई डाउट नहीं, मतलब सब आपको आता है, चलो अच्छा आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एस्टिमेशन का मैं वो खोल रहा था ना, रुको ग्रुप में एक दो सीट भेज देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, यहाँ भी ओपन करता हूँ मैं। तो मैं ग्रुप में कुछ भेज देता हूँ क्रैश कोर्स वाले में, आप उसको सॉल्व कीजिए, और डाउट होगा तो पूछिएगा। या अभी एक बार देख लो, और आपको लगे कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बताओ, चैट में या अनम्यूट करके एक बार देख लो, अभी टाइम है ना हमारे पास। बहुत सारे है ना प्रॉब्लम सीट भेजा है मैंने ग्रुप में ऑलरेडी, नेट के, गेट के, सी के, एम स्टैट्स के, है ना, ये सब है, जैम के, ISI भी है ना, तो इन सब एग्जाम्स के भेजे हैं, यू सी, एंड आपको लगे कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो यू कैन आस्क, देख लो एक बारी, और सारा हो गया तो बहुत अच्छा।
कुछ है पूछने को? देखो जितने प्रॉब्लम सीट भेजे उसमें देखो, आपको लगे कोई क्वेश्चन पूछने लायक है जो आपको मुश्किल लग रहा हो तो पूछो, और नहीं है तो आराम से बैठ के सॉल्व करो, फिर कल पूछना आप, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन, मतलब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं, इतने सारे प्रॉब्लम सीट भेजे हैं, तो यू टेल मी कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है जो आपसे नहीं हो पाएगा, सो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ग्रुप में ऑलरेडी है। अब बताओ कौन सा पीडीएफ में कौन से क्वेश्चन कराने हैं। ये तो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कल हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5, या अभी स्टार्ट करूँ, क्या कहते हो? तो यूनिट 5 कल कंप्लीट करेंगे, मतलब कल स्टार्ट करेंगे। क्या क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, न्यूमन पियर्सन लेमा, फैमिली विथ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, अनबायस्ड टेस्ट, invariant test, likelihood ratio test, application to one sample and two sample problem, Wald's sequential probability ratio test, operating characteristic and average sample number, chi-square test, so goodness of fit test, independent of attributes या homogeneity in contingency table, sign test, Wilcoxon sign rank test, Mann-Whitney U test, linear rank test for location scale problem, Kruskal-Wallis test। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना, दोनों है। आई थिंक ठीक है, आप लोग जितने प्रॉब्लम से मैंने अभी शेयर किए हैं ग्रुप में, आप उसको बैठ के सॉल्व कीजिए, जो डाउट रहेगा कल डिस्कस कीजिए, नहीं डाउट रहेगा तो फिर मैं कल ये वाला पोर्शन स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए थैंक यू।